नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देवगीत क्लासेस पर। मूल अधिकारों पे चर्चा कर रहे थे हम लोग और मूल अधिकारों के अंतर्गत 12 से 35 तक मूल अधिकार होते हैं करके बताया। मूल अधिकारों का वर्णन है करके, ठीक है। आज की क्लास में मैं अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद जो क्लास आगे और होगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगा, तो वीडियो में सीक्वेंस से बनते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जैसे भी वीडियो डालूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। और ये पूरा जो सेक्शन आपको पढ़ाया जा रहा है वो एग्ज़ाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके पास एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, बहुत प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट किया जाए अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के साथ। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। अनुच्छेद 12 बोलता है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत अपने को अच्छे से याद रखना है, अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा। अब यहाँ पे राज्य शब्द का मतलब छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से बस नहीं है, ठीक है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे जो राज्य की परिभाषा अर्थात राज्य शब्द जो लिखा है, मूल अधिकारों में जहाँ जहाँ पर राज्य शब्द आएगा उसका मतलब किसी राज्य विशेष से बस नहीं है। इस राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, इस राज्य शब्द के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। भारत सरकार, ठीक है, अर्थात भारत सरकार का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो सब भी क्या कहलाएंगे, राज्य ही कहलाएंगे। संसद अर्थात लोकसभा, राज्यसभा भी राज्य ही कहलाएगा। उस संसद के अधिकारी हो गए, कर्मचारी हो गए, ये सब क्या कहलाएंगे, राज्य के अंतर्गत आएंगे। वैसे ही केंद्र सरकार की बात किया तो वैसे सेम क्या है, राज्य सरकार की बात। कोई भी राज्य का राज्य सरकार, विधानमंडल मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। विधानमंडल के अंतर्गत में ही विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये तीनों आ जाते हैं, ठीक है। तो विधानमंडल और विधान परिषद ये सब क्या हैं, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत है। स्थानीय प्राधिकरण जैसे कि नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, जिला पंचायत हो गया, जनपद पंचायत हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। अर्थात नगर निगम को क्या माना जाएगा, एक राज्य माना जाएगा। नगर पालिका भी क्या है, एक राज्य है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य के अंतर्गत ये सब निकाय हैं। और जैसे कि भारत सरकार के नियंत्रण में कंपनियां हैं, जैसे कि आपका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, भेल, गेल, ये सब आदि भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले प्राधिकरण हैं। इसलिए सेल को भी मैं क्या बोलूँगा, एक राज्य है, ठीक है, राज्य। अब क्यों बोला जा रहा है ऐसे, क्यों बोला जा रहा है इन लोगों को राज्य। अगर ये सब जैसे कि कोई स्थानीय निकाय हो गया, सेल हो गया, या लोकसभा या राज्यसभा से कोई ऐसा नियम या ऐसा कानून बना जो क्या करे, व्यक्ति के मूल अधिकार को कम करे, ठीक है, मूल अधिकार को कम करे। लगेगा ना कि मूल अधिकार अगर कम हो रहा है उस कानून से मूल अधिकार को कम किया जा रहा है या मूल अधिकार को समाप्त किया जा रहा है, ऐसा लगेगा तो क्या क्या किया जा सकता है, फिर इसके अगेंस्ट में कंप्लेन करने से सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है ये आपका संविधान का संरक्षण वाला अनुच्छेद है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे। और अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचार वाला आपके पास अनुच्छेद है, कौन जारी कर सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है, अर्थात आदेश जारी कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। जबकि अनुच्छेद 226 के तहत आदेश जारी कर सकता है हाई कोर्ट। 226 के तहत क्या आदेश जारी कर सकता है, तो इन बने हुए नियमों के द्वारा, जैसे कि संसद के द्वारा जो नियम बनाया गया वो मूल अधिकार को कम कर रहा है, तो उसके विरुद्ध में कोर्ट क्या कर सकता है, कार्यवाही कर सकता है। किस अनुच्छेद के माध्यम से, 32 और 226 के माध्यम से कार्यवाही कर सकता है, ये बोलता है अनुच्छेद 12।
पढ़ सकते हैं। लिखा है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल इन इकाइयों के कार्यों के विरुद्ध मूल अधिकार का हनन होने पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है। वही मैं बताया, अदालत में आप चुनौती दे सकते हैं। उसके बाद अदालत क्या करेगा, इन अनुच्छेदों के माध्यम से ये जांच करेगा कि क्या वाकई में जो बनाया गया नियम है वो व्यक्तियों के मूल अधिकार को कम कर रहा है या उसके अधिकार को ख़त्म कर रहा है। इस चीज़ को किया जाएगा। तो अनुच्छेद 12 में एक्चुअल में समझने वाली बात क्या है कि अनुच्छेद 12 क्या बोलता है, राज्य की परिभाषा समझाता है। आगे देखें अनुच्छेद 13 के बारे में। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद हैं, ठीक है, उप अनुच्छेद उसके। अब चारों को आपको याद रखना है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी ये अनुच्छेद। और अधिकतर एग्जामों में 12-13 अनुच्छेद कोई मूल अधिकार देखो ये मूल अधिकार तो है नहीं, मूल अधिकारों से संबंधित बातें हैं इसमें। आपका मूल अधिकार चालू होगा अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 12 से उतना ज़्यादा प्रश्न तो देखने को नहीं मिला, लेकिन ऊपरी तौर पे आपको याद रखना जरूरी कि अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा बोलता है और अनुच्छेद 13 क्या बताता है आपको। तो 13 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद हैं, तो उन चारों अनुच्छेदों को मैं बता रहा हूँ आपको मोटे तौर पे इसको याद रखना है कैसे कैसे। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं बताऊँगा आपको कि किस तरीके से आपको रखना है इसको याद। तो सबसे पहले अनुच्छेद 13(1) बोलता है कि 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। तो संविधान लागू होने से पहले ऐसा कोई नियम या विधि या कानून चलते आ रहा है जो संविधान लागू होने के बाद अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद इस दिन हमारा संविधान बना। तो हमारा संविधान जो बना है उस संविधान में जो दिए गए अनुच्छेद हैं उस अनुच्छेद से हटकर है। कौन सा, मतलब उस अनुच्छेद का क्या करता है, हनन करता है। कौन सा अनुच्छेद, मतलब कौन से नियम, जो संविधान लागू होने से पहले बनाए गए नियम। अगर ऐसा है तो जो पुराने नियम हैं उस नियम को ढक लेगा, क्या बोला, उस नियम को ढक लेगा हमारा भारतीय संविधान, ठीक है। अगर वो संगत नहीं रहा तो पुराना जो कानून बना है वो, तो पढ़ो इसको एक बार। क्या लिखा है अनुच्छेद 13(1) क्या बताता है, पुराने कानून मतलब कि 26 जनवरी 1950 से पहले बनाए गए जो पुराने कानून हैं वो यदि हमारे भारतीय संविधान के नियमों या अनुच्छेदों से हटकर है, ठीक है, हटकर है मतलब कि उसका हनन कर रहा है, तो पुराने कानून को हमारे द्वारा जो संविधान बनाया गया वो कानून क्या कर लेगा, उसको ढक लेगा, अर्थात पुराना कानून लागू नहीं होगा। इसी को बोला जाता है ढक लेना, मतलब कि आच्छादन, या क्या कर लेना, ढक लेना मतलब क्या होता है, ग्रहण लग जाना। अर्थात पुराने कानूनों को ढक लेगा कौन सा, हमारे द्वारा बोलने का मतलब भारतीय संविधान के द्वारा बनाया गया नया कानून। तो इसको बोला जाता है अनुच्छेद 13(1) को आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत बोला जाता है। देखो यही बात लिखा, यदि ऐसा कोई पुराना कानून मूल अधिकारों से असंगत है तो वह उतनी सीमा तक शून्य होगा जितनी सीमा तक वह मूल अधिकार से टकराता है। मतलब कि जितना लाइन पुराने कानून का जितना लाइन अभी के मूल अधिकार को हनन कर रहा है तो वो उतना लाइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। उस लाइन को ढक लेगा कौन, नया जो कानून हमारे संविधान के द्वारा बनाया गया है वो, ठीक। तो ये हुआ अनुच्छेद 13(1). अनुच्छेद 13(2) क्या बोलता है, अच्छा ये तो आपके पास 26 जनवरी 1950 से पहले के कानून के बारे में बात करता है, पुराना कानून। 26 जनवरी 1950 के बाद अगर ऐसा कानून कोई बनाया जा रहा है, नए कानून की बात करेगा, ऐसा कोई कानून बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों को छीनेगा या कम करेगा, तो वो भी क्या होगा, जितने तक वो उल्लंघन करते रहेगा उतना कानून लागू नहीं होगा। नए कानून की बात किया जा रहा है ना। तो पुराना कानून ये बोलता है कि मतलब 13(1) ये बोलता है पुराना कानून के बारे में बात करता है। 13(2) बोलता है नया कानून, पुराना कानून मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले, और 13(2) बोलता है 26 जनवरी 1950 के बाद बनाया गया ऐसा कानून जो मूल अधिकारों को कम करता है या छीनने का प्रयास करता है वो कानून लागू नहीं होगा। ये बात बोला, ठीक है। तो आपको ऊपरी तौर पे क्या समझ आया, 13(1) पुराने कानून के बारे में बात किया और 13(2) नए कानून। पुराने कानून मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले और नए कानून मतलब कि 26 जनवरी 1950 के बाद। ये जो मूल अधिकारों से असंगत होंगे वो कानून
लागू नहीं होगा करके बोला ये। अनुच्छेद 13(1) हुआ, 13(2) हुआ। अब 13(3) के बारे में देखें। 13(3) बोलता है विधि का अर्थ बताता है, मतलब कि विधि क्या है इस चीज़ को समझाता है कौन, 13(3). अब विधि के अंतर्गत में क्या क्या शामिल होता है, अध्यादेश, आदेश मतलब कि कोई निर्देश देना, अध्यादेश क्या है, विवाद करते हैं। उपविधि हो गया मतलब कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बनाया गया नियम, पर्टिकुलर क्षेत्र जैसे कि ग्राम पंचायत में कोई नियम बनाया गया, ठीक है, ग्राम पंचायत में कोई नियम बनाया गया, वो क्या कहलाएगा, आपका उपविधि कहलाएगा। भाई ये कहाँ लागू होगा, सिर्फ उस ग्राम पंचायत में लागू होगा, ऐसा नहीं कि वो बगल के गांव के ग्राम पंचायत में लागू हो जाएगा। किसी विशेष क्षेत्र के लिए बनाया गया नियम क्या कहलाता है, उपविधि कहलाता है। नियम क्या है, नियम आपके पास नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आया, उसमें योग्यता निर्धारित किया गया, तो योग्यता के लिए जो नियम बनाया गया उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, नियम बोलते हैं। और इसी नियम को लागू करना क्या कहलाता है, विनियम कहलाता है। और इसको फिर प्रकाशित करना क्या कहलाएगा, अधिसूचना कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद भारत में विधि का बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा, मतलब कि ऐसा नियम का पालन करने वाला कोई आपका प्रचलित प्रथा है पुराने समय में, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, आपके पास विधि के अंतर्गत आते हैं, विधि के अंतर्गत। तो सिंपल सी बात, ये अनुच्छेद 13(3) बोलता है विधि का अर्थ बोलता है। फिर से एक बार दिमाग में लाएं, 13(1), 13(2) और 13(3). 13(1) पुराने कानून, 13(2) नए कानून, 13(3) विधि का अर्थ, ठीक है। फिर इसके बाद चौथा देखें, अनुच्छेद 13(4) को बताने से पहले अनुच्छेद 13(3) में एक शब्द आया था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, अध्यादेश, ठीक है। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस बोला जाता है इसको। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको रहता है, राष्ट्रपति को, और राज्यों में किसको रहता है, राज्यपाल को। इसके बारे में बात जो मैं अनुच्छेद बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। केंद्र में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है और राज्यपाल को राज्य में, ठीक है। ये आपका अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 23 के तहत 123, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है 123, जबकि 1-2 को आगे पीछे कर दें, 213 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब ये अध्यादेश होता क्या है, तो अध्यादेश होता है जैसे संसद का सत्र चलता है। मान लो संसद का सत्र कब चला, जनवरी फरवरी, 2 महीने चला मान लो, ठीक है, जनवरी फरवरी। फिर मार्च अप्रैल में छुट्टी हो गया, फिर अगला सत्र होना है मई में चालू होना है, मार्च अप्रैल का मई और जून में चलना है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ ना मैं, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में खाली है, छुट्टी है संसद का, फिर मई और जून आया। तो अब मान लो इस मार्च जो खाली है ना, मार्च और अप्रैल के महीने में कुछ ऐसा मैटर आ गया जिस पर कानून बनाना एकदम अति आवश्यक हो गया। अब बैठक तो हो नहीं रहा है, संसद का सत्र तो चल नहीं रहा है, तो कैसे किया जाएगा फिर। अगर संसद का सत्र चलते रहता तो अध्यादेश लाने का ज़रूरत नहीं था, संसद में ही वो प्रस्ताव ला के उस कानून को बनाया जा सकता था। चूँकि अभी छुट्टी का समय चल रहा है, अर्थात मार्च अप्रैल में ऐसा परिस्थिति आ गया जहाँ पर कानून बनाना अति आवश्यक हो गया, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, देखो मैं राष्ट्रपति बता रहा हूँ तो साथ साथ में राज्यपाल भी चल रहा है किसी स्टेट के लिए। राष्ट्रपति क्या करेंगे, एक ऑर्डर जारी करेंगे जिसको बोला जाएगा अध्यादेश, ठीक है। और वो संसद का सत्र चालू होने से, अर्थात मई में चालू होना है, संसद का सत्र चालू होगा ना, तो इस अध्यादेश पे भी क्या होगा, चर्चा होगा। तो ये बोला जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद का सत्र ना चल रहा हो तो आकस्मिक परिस्थितियों में लागू किया गया कानून क्या कहलाता है, अध्यादेश कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये। और अनुच्छेद 123 अच्छे से याद रखिएगा, राष्ट्रपति के लिए 1-2-3, राज्यपाल के लिए 2-1-3 के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, ठीक है। ये 13(3) में आए हुए शब्द अध्यादेश के बारे में बताया। अब 13(4) में चलते हैं। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अनुच्छेद 13(4) के बारे में बात करते हैं हम लोग।
इसमें बोलता है कि इसके अनुसार अनुच्छेद 13 में वर्णित कोई भी बात, हम लोगों ने ऊपर में 3 चीज़ पढ़े इसके पहले, पूर्व का कानून, बाद का कानून और विधि का अर्थ, तो उन तीनों के बारे में बात कर रही है कि अनुच्छेद 13 में वर्णित कोई भी बात, अनुच्छेद 368 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन पर लागू नहीं होगा। अर्थात संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 368 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, नोट करके रख लीजिए। 368 के तहत संविधान में क्या होता है, संशोधन होता है, अनुच्छेद 368 के तहत। अब अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाता है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो शब्द आया था विधि, उस विधि का भाग नहीं है बोलता है ये। मतलब कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है बता रहा है ये। अनुच्छेद 13(4) क्या बताता है, संविधान संशोधन विधि नहीं है। ठीक है, अब देखें आगे और, इस तरह यह अनुच्छेद घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर विधि होता तो उस संविधान संशोधन के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हम कोर्ट में नहीं जा सकते, अभी तो बोला गया इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, तो कोर्ट में नहीं जा सकते तो क्या भारत सरकार कोई भी मुद्दे में संविधान संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है क्या? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, फिर आगे पढ़ें एक बार क्यों। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में इस बात को बोला गया कि 24, जो कि कब हुआ था, 24 अप्रैल 1973, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, केशवानंद भारती मामला कब हुआ, 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद और केरल राज्य के बीच में। इसमें कितने न्यायाधीश बैठे थे ये भी पूछा गया, 13 न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, A.K. सीकरी। इसी में क्या दिया गया, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। ठीक है, केशवानंद भारती मामला ही किससे संबंधित है, मूल ढांचे से। मूल ढांचे बोलने का मतलब क्या है, सरकार, संसद ना, सरकार मतलब संसद संविधान संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उनके द्वारा किया गया संविधान संशोधन भारतीय संविधान के मूल विशेषताओं को, मूल विशेषताएं मतलब कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय विशेषताएं जो था उन विशेषताओं का हनन ना करे ये संशोधन, तब क्या माना जाएगा, संविधान में संशोधन किया जा सकता है करके। मूल ढांचे का सिद्धांत दिया में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। तो संविधान संशोधन को चुनौती नहीं दी जा सकती करके लिखा था मैं यहाँ पे, चुनौती नहीं दी जा सकती करके, लेकिन यहाँ पे लिखाया है चुनौती दी जा सकती है करके। संविधान संशोधन को चुनौती आप तब नहीं दे सकते जब वह मूल अधिकार का हनन ना करे, लेकिन वह मूल अधिकार का हनन करे तो संविधान संशोधन को भी आप क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। और एक बात 13(4) में ये भी बोला गया कि संविधान संशोधन क्या है, कोई विधि नहीं है। ये बात याद रखने का है आपको। केशवानंद भारती मामला कब हुआ, ये बात याद रखने का है आपको। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 13(4) हुआ, 13(1), 13(2), 13(3), 13(4). तो इस छोटे से वीडियो में सिर्फ इतना ही आपको दिमाग में बस रख लेना है। 12 क्या है आपका राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13(4) क्या बोलता है, 26 जनवरी 1950 से पहले के कानून के बारे में बात करता है, उसके बाद बनाए गए कानून के बारे में बात करता है जो कि मूल अधिकार से असंगत हो, ऐसे वाले कानून के बारे में। 13(3) बताता है आपको विधि का अर्थ समझाता है। 13(4) यह बोलता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसलिए उसको चुनौती नहीं दिया जा सकता कोर्ट में, लेकिन यदि मूल अधिकार का हनन कर रहा है वह संविधान संशोधन, तो उसको भी कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है। इन बातों को बताया गया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में अनुच्छेद 14 से लेके 18 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब आगे का क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो आगे बने रहिएगा, मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।